कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों मेरा नाम भूपेश आनंद है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ और दोस्तों कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ। मैंने कुछ लंदन के और कुछ अमेरिकन कोर्सेज भी किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग practices, company accounts and auditing practices, CS executive group 2 को के एक पेपर को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्रुप 2 में एक ही प्रैक्टिकल पेपर है। कहते हैं कि अगर ग्रुप 2 पास करना हो तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है। अगर इसमें 80 आ गए तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज आराम से बन जाता है। तो एक कहानी बड़ी फेमस है, मेक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग as average maker rather than average breaker। क्या बढ़िया बात है बेटे, देखो क्या लिखा है, rather than average breaker। तो लिखा हुआ है जी मेक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग as average maker rather than average breaker। तो दोस्तों इन बातों के साथ आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आज हम लेक्चर 1 ले चुके हैं बेटे। लिक्विडेशन का चैप्टर चल रहा है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो चलिए जी, शुरू करने से पहले मैं भगवान का नाम लेना चाहूंगा और आप सब भी 1 मिनट के लिए ध्यान से देखें, भगवान को 1 मिनट सुन लें क्या कहता है भगवान। ओम का गुंजन हम सब सुन रहे हैं, ओम का गुंजन। ओम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरे भगवान का नाम लेने से, माता पिता का नाम लेने से, उनका आशीर्वाद लेने से फिर कोई भी हम काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है, मन लगता है और हम सफलता की सीढ़ियों में पहुंच जाते हैं। तो बेटे लेक्चर 2 आज जो मैं लेने जा रहा हूं, मैं आज का एजेंडा बताऊंगा। लेक्चर 1 में मैंने जो भी कुछ बताया आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया। क्या बेसिक कंसेप्ट्स कि लिक्विडेशन क्या होती है, वाइंडिंग अप क्या होती है, लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है,
वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होता है? ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई। हाई कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर कैसे पास होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट क्या होता है? तो बेटे पहले लेक्चर में तो हमने बस थ्योरी ही डिस्कस की, आज हम लेक्चर नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं। बेटे आज भी मैं पहले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बातें थोड़ी सी बताऊंगा, और फिर बेटे आज हम पहला और दूसरा 2 क्वेश्चंस कर डालेंगे अपनी बुक के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को और पक्का समझने के लिए। हम 2 क्वेश्चंस कर डालेंगे, पहला और दूसरा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी किस्मत की। मैंने ये बात तो जरूर बताई थी आप सभी को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना पड़ता है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे ही बनेगा। फॉर्मेट है जैसे ऑरेंज बार होती है, तीले वाली कुल्फी होती है, एक खांचे में बनेगा, एक फॉर्मेट में बनेगा, और उस फॉर्मेट में हम सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं और फिर लायबिलिटीज लिखते हैं। एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देते हैं तो यहां पर या तो सरप्लस आ जाता है और या डेफिशिएंसी आ जाती है। तो बेटे आराम से मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बता रहा हूं। इस समय हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं और मैं एक अलग ढंग से समझाना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के पीछे कारण क्या है बनाने का। बेटे आप ये बताओ, हमें किसी को बाहर वालों को पैसे देने हैं, अब हम अपना घर छोड़ रहे हैं, तो बेटे हमारे दूध वाले के पैसे हैं, बेटे बनिए की दुकान के पैसे हैं, बेटे सब्जी वाले के पैसे भी देने हैं, और बेटे हमारे घर में बर्तन साफ करने आती थी उसको भी देने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, क्योंकि उन्हीं को बेच के देंगे। बेटे पैसा तो है ही नहीं, कैश नहीं है हमारे पास, एसेट्स पड़े हैं। जैसे विजय माल्या भाग गया लंदन, मैंने कहा विजय माल्या को 900 करोड़ रुपए देने थे, वो घबरा गया, भाग गया लंदन। मैं यही तो कह रहा हूं कितने एसेट्स हैं, क्योंकि बेटे किंगफिशर एयरलाइन अब लिक्विडेशन के कगार पे खड़ी है, बेटे कभी भी इसकी लिक्विडेशन हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको लिक्विडेशन के कंसेप्ट आते होंगे तो आपको किंगफिशर एयरलाइन की बातें समझ आएंगी, जो धजिया उड़ने वाली है किंगफिशर एयरलाइन की। आइए हम देखें कि हम सबसे पहला स्टेप ये देखेंगे कि हमारे पास घर में कितने एसेट्स हैं। बेटे घर में 2 तरह के एसेट्स हो सकते हैं, एक जो हमने गिरवी नहीं दिए, नहीं रखे, मतलब हमने उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं ली, हमारे अपने हैं, गिरवी नहीं है, प्लेज्ड में नहीं है, नॉट प्लेज्ड। और बेटे दूसरे वो एसेट्स जो गिरवी पड़े उनमें हमारा हक नहीं है, तो इनको बोलते हैं स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो बेटे एसेट्स 2 तरह के हुए, एक जो गिरवी नहीं पड़े और एक जो गिरवी पड़े। अब क्योंकि जो गिरवी पड़े उसमें हमारा हक नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, ये देखेंगे वो एसेट कितने का है, कितने का बिक जाएगा, और उसमें हम कितने रुपए की पेमेंट करेंगे, पेमेंट कितने की है, या लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेमेंट कितने की है जो हमने उधार लिया हुआ। फिर उसके बाद क्या कुछ
कमी आ रही है या सरप्लस है। आराम से बेटे, अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो हम उसको देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड कर देंगे, क्योंकि जितनी एसेट्स की वैल्यू है वहीं तक वो सिक्योर्ड है। अगर उससे एक्सेस पैसे हैं जो हमें देने हैं, वो डेफिशिएंसी है और वो डेफिशिएंसी हम अनसिक्योर्ड में ऐड कर देंगे। बट अगर मान के चलो कि एसेट की वैल्यू बहुत बढ़ गई और लायबिलिटी कम है, तो बेटे हमारे पास सरप्लस आ गया, और बेटे वो सरप्लस हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में ऐड करते जाएंगे, वहां पर ऐड कर देंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटे? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको कि हमारे पास दो तरह के एसेट्स होंगे, एक जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है, विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, दूसरे which are specifically pledged, which are specifically pledged। तो बेटे इनका टोटल कर देंगे और इसको कहेंगे टोटल ऑफ ग्रॉस एसेट्स। बेटे टोटल ऑफ एसेट्स समरी बनाएंगे। तो हमने कहा भाई हमारे पास ये है टोटल एसेट्स, अब हमें देने हैं पैसे, तो देंगे किसको बेटे? दूध वाले को देने, सब्जी वाले को देने, प्रेस वाले को देने, बर्तन साफ करने वाले को देने। और बेटे सारे के सारे घबरा जाएंगे, ये कहेंगे कि ये ना हो कि हमें तो पैसे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि भाई जब आपको पेमेंट करनी है तो आप कुछ नियम और कुछ कायदे, यू हैव टू फॉलो अ प्रेफरेंस while paying liabilities। आपको लायबिलिटीज देते समय कुछ नियम फॉलो करने हैं, कुछ शर्तें फॉलो करनी है, कुछ हमारी शर्तें हैं उनको फॉलो करना है, कंडीशंस को फॉलो करना है, उसके बाद ही आपने किसी को पैसे देने। तो बेटे सबसे पहले हम यहां पर पेमेंट करेंगे, वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड तो कर ही चुके अपने आप, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि उनके पास वो एसेट था, वो तो उन्होंने बेच दिया और अपने आप खुद पैसे ले लिए, तो हमने थोड़ी ना पेमेंट की, इसलिए हम नहीं लिख रहे। उन्होंने खुद ही एसेट बेच दिया, खुद अपने आप को पैसे दे दिए, बैलेंस बचा अगर सरप्लस तो लिक्विडेटर को दे दिया, और नहीं बचा तो डेफिशिएंसी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो। तो पहले तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर उसके बाद पैसे बच जाएं तो बेटे हम किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नाम भी देखिए क्या है, प्रेफरेंशियल। ऐसे क्रेडिटर्स जिसको हम प्रेफरेंस देंगे, ऐसे क्रेडिटर्स जिसको हम प्रेफरेंस देंगे। बेटे 7 लोग हैं जिनको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब बेटे आप खुद बताइए कि अगर आप एक कंपनी को चला रहे हैं तो बेटे उसमें कुछ वर्कर्स हैं जिनको हम वेजेस दे रहे हैं। बेटे गरीब इंसान है ये 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और खाते हैं, इनके अगर हमने पैसे नहीं दिए तो बेटे इनके पैसे दो। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बेटे उसके बाद अगर हमने पढ़े लिखे लोगों को सैलरी नहीं दी, और सैलरी 4 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता, या 20,000 रुपए, बेटे वो पैसे पेमेंट करो। मैक्सिमम ऑफ द 2 है, या तो 4 महीने की सैलरी और या मैक्सिमम 20,000 रुपए पर पर्सन से ज्यादा आप नहीं दे सकते। मान के चलते हैं 4 महीने की सैलरी 25,000 होती है, तो बेटे 20,000 देंगे एक व्यक्ति को, और 4 महीने की सैलरी 16,000 होती है तो फिर 16 ही देंगे बेटे, फिर 20 नहीं देंगे। उसके बाद मेरे बेटे इनके बाद हम ये देखेंगे कि हमने कोई टैक्स वैक्स तो नहीं देना पिछले 12 महीने का। जब से लिक्विडेशन हो रही है उससे 12 महीने पहले तक कोई टैक्स वैक्स तो नहीं देना, वो टैक्स भी देंगे हम बेटे। फिर
हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं उनका कोई ग्रेचुटी फंड, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बेटे रह तो नहीं गया, देना है बेटे, उनको देना है, उनको देना है, उनको देना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपने आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड देना है बेटा। ये टोटल जब करेंगे ना 7 चीजों का, इसी को कहते हैं लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। आराम से देख लीजिए, आप इसकी स्लाइड बना चुके हैं। बेटा ये लिस्ट आप बना चुके थे पिछली क्लास में, तो इसका मतलब हम सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। हम नहीं करेंगे, वो तो खुद ही ले चुके होंगे। अगर सरप्लस होगा तो हम वो ऊपर एसेट्स में ऐड कर देंगे, पेमेंट नहीं कर रहे हम, इसलिए नहीं लिखा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर पैसे बच गए तो बेटे डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे। अब बेटे एक बात मैं बताऊं, ये जो चार्ज है ना, 2 तरह के हो सकती है। चार्ज मतलब 2 तरह के हो सकते हैं। एक चार्ज का नाम है फिक्स्ड चार्ज बेटे, एक तो फिक्स्ड चार्ज हो सकते हैं, और दूसरे चार्ज जो होते हैं उनका नाम है फ्लोटिंग चार्ज बेटे। चार्जेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। स्पेसिफिक बोलते हैं बेटे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? उसी पर्टिकुलर एसेट के लिए, उसी एसेट के लिए ये चार्ज है। फ्लोटिंग मतलब ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स के ऊपर ऑन एन एवरेज चार्ज है बेटे। डिबेंचर्स का हमेशा फ्लोटिंग चार्ज माना जाता है। आप समझ रहे हैं बेटे? डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज में नहीं, फ्लोटिंग चार्ज। तो देखिए जी, मैंने पहले पेमेंट किसको की? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर किसको की? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर किसको की? डिवेंचर होल्डर्स। इसके बाद मैं जो पेमेंट करूंगा ना बेटे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को करूंगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और बेटे लास्ट में जब पैसे बच जाएंगे अगर और, तो बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जनरली देखा गया कि इक्विटी को देते देते माइनस में बैलेंस आ जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो तो बेटे सरप्लस आ जाता है। अब बात समझ रहे? तो बेटे सरप्लस और डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर देंगे। अगर डेफिशिएंसी आएगी तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, वो देख लेंगे। आप सभी पहले क्वेश्चन में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं बेटे, आइए आइए मेरे बेटे। सीडब्ल्यू की स्टडी से लिया मैंने। जैसा मैंने कहा कि ये जो बुक है बेटे, ये जो कंपनी नोट्स की बुक आपके पास है, इसको मैंने सीए की स्टडी, सीएस की स्टडी, आईसीडब्ल्यू की स्टडी, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स बेटे सबको करके बादाम रोगन बनाया। और बेटे बादाम रोगन आपको देगा, इसलिए प्लीज ईमानदारी से, दिल से, दिल से दिल तक बेटे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, ढीले नहीं होना। कैलकुलेटर सामने रख लीजिए, रजिस्टर खुलाओ, इरादे बुलंद हो, तो बेटे कोई ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया की जो आपको ना मिल जाए, ना मिल पाए अगर आप चाहते हो। बेटा विवेकानंद ने यही कहा था, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने में विश्वास करो, तुम कुछ भी कभी भी हासिल कर सकते हो। तो बेटे सीएस एग्जीक्यूटिव तो बहुत छोटी सी चीज रह गई ना, आप भगवान को हासिल कर सकते हो, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। थोड़ा सा हिम्मत करनी है, कमर कस के बैठना है, स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड,
कमर बिल्कुल सीधी हो और फिर पढ़े तो विद्या की देवी ज्यादा आएगी। आइए हम पहला क्वेश्चन में निकाल चुका हूं, खोल लीजिए प्लीज, पेज नंबर 437, पेज 437। श्री सैनिक इज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर, अंडरलाइन कर दीजिए, सैनिक साहब को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया। इसका मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया और उसका नाम है सैनिक। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डायरेक्टर्स ने पहले ही दे दी होगी, क्योंकि वो तो पहला स्टेप है, लिक्विडेटर अपॉइंट करना दूसरा स्टेप है। ठीक है जी, इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, ओके, ऑन 1 जुलाई 2012, 2012 पहली जुलाई को लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है जी, नीचे देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट कर दिए गए फ्रॉम द बैंक्स बुक्स ऑन दैट डेट। दैट मतलब 1 जुलाई 2012 को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया, जैसे मौसमी से मौसमी का जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेटे देखिए, कैपिटल 24,000 शेयर्स हैं जी, 5 रुपए के। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी फॉर परचेजेस, मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कॉल्स इन एरियर, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे डेबिट बैलेंस होता है एसेट साइड में, लॉस है बेटे, लॉस है। आराम से बेटे बैलेंस शीट एक बार दोबारा पढ़नी है, पढ़ लेंगे, अभी देखते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं। प्रिपेयर, अंडरलाइन कर दीजिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बड़े पापा के साथ साथ क्रेडिटर्स की मीटिंग में, डिवेंचर होल्डर की मीटिंग में, प्रेफरेंशियल होल्डर की मीटिंग में भी जमा कराना पड़ सकता है। द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड, क्योंकि बेटे अब वो एसेट्स को बेचा जाएगा तो उनकी एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू दी हुई है। देखिए कितनी, देखिए ठीक है, देखिए बेटे मशीनरी की बुक वैल्यू तो 45,000 है, लेकिन हमें लग रहा है कि 90,000 की बिक जाएगी। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमने गिरवी रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है, वो हमारी बुक्स में 60,000 रुपए की है, लेकिन हमें लगता है कि वो बिक जाएंगी 1,09,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट्स, बेटे हमारी बुक्स में 9,000 रुपए की है, लेकिन हमें लगता है कि हम बेच देंगे उसको 6,000 रुपए में। स्टॉक इन ट्रेड, बेटे 1,500 रुपए का है, हमें लगता है कि वो 3,000 का बिक जाएगा। बैड डेट्स 3,000, डाउटफुल डेट्स आर 6,000, which are estimated to realize 3,000. बैंक ओवरड्राफ्ट इज secured by a deposit of, अंडरलाइन कर दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट गिरवी, बैंक ओवरड्राफ्ट ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बेटे प्रेफरेंशियल का मतलब है वही वर्कर्स, सैलरी, बेटे हॉलिडे रेम्युनरेशन, बेटे ग्रेच्युटी, बेटे इनकम टैक्स, उन सबको जोड़कर उसने कहा ये 1,500 रुपए। टेलीफोन रेंट 120 रुपए। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना, आप आराम से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पहला कराऊंगा, शांति से करेंगे बेटे, और एक और करेंगे दूसरा, बस शांति से करेंगे, जल्दबाजी है ही नहीं ना बेटे, धीरे धीरे, होले होले, होले होले कि बेटे काम चलता है, होले होले, होले होले ही सक्सेस मिलेगी बेटे। तो पढ़ लीजिए, पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
पढ़िए जी, पहला दोबारा पढ़िए। पढ़ लिया जी, शुरू करें। बेटा एक बात कहना चाह रहा हूं, आप कभी भी लिक्विडेशन के चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाने लगे तो आपको बेटे सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनाना है, लेकिन बेटे हम मेन फिगर्स लिखने से पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटे आप कभी जूस पीने के लिए गए हो, पिया भी होगा जूस? बेटे जूस संतरे का होता है, कभी देखा आपने बेटे? कभी देखा बेटे? मौसम्मी को देखा, मौसम्मी का जूस होता है बेटे। वो जूस कॉर्नर वाला क्या करता है, पहले मौसम्मियों को, सारी मौसम्मियों को पहले से ही छील छील कर रख देता है। फिर जैसे ही कोई जूस पीने के लिए आता है, मौसम्मी निकालता है, जूस, मौसम्मी निकाली, जूस, मौसम्मी निकाली, जूस। ऐसा नहीं करता कि एक मौसम्मी